Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 13 December 2022. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is the difference between apical pulse and radial pulse is known as। अगर किसी क्लाइंट में आप एक ही समय पर उसकी एपिकल पल्स और रेडियल पल्स का असेसमेंट करते हैं और दोनों एरिया से ली गई पल्स में यदि डिफरेंस आता है तो इसे किस टर्म द्वारा नोट किया जाएगा। ऑप्शन 1 पल्स डिफरेंस, ऑप्शन 2 पल्स डेफिसिट, ऑप्शन 3 कार्डियक प्रेशर, ऑप्शन 4 पल्स प्रेशर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 पल्स डेफिसिट। किसी भी पेशेंट में यदि आपको एपिकल पल्स का असेसमेंट करना है, एपिकल पल्स को काउंट करना है, तो इसके लिए आपको स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। क्लाइंट में स्टेथोस्कोप को लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर रखकर आप एपिकल पल्स को काउंट कर सकते हैं। एपिकल पल्स को मोस्ट एक्यूरेट पल्स के रूप में जाना जाता है। वहीं रेडियल पल्स का असेसमेंट हम रेडियल आर्टरी से कर सकते हैं, जो कि क्लाइंट के अपर एक्सट्रीमिटी यानी हैंड वाले पोर्शन में रिस्ट के पास होती है, कलाई के पास होती है। तो दो नर्सेज एक ही समय पर पेशेंट के एपिकल एरिया में और रेडियल एरिया से पल्स लेंगी और अगर इन दोनों में काउंटिंग डिफरेंस आता है तो इसे हम पल्स डेफिसिट के नाम से जानते हैं। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि ये पल्स डेफिसिट कंडीशन किस डिजीज में देखने को मिलती है, तो आप बता सकते हैं ये एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन में देखने को मिलती है। नोट कर लीजिएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन होने पर पल्स डेफिसिट जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। एट्रियल फिब्रिलेशन का सिंपल मीनिंग है एट्रियाज बहुत तेजी से हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल्स। नॉर्मल साइकिल के अंदर क्या होता है, एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन जो कि एबनॉर्मल कंडीशन है उसमें सिर्फ एट्रिया बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी हल्के हल्के, पूरे कॉन्ट्रैक्शंस इसमें नहीं डेवलप हो पाते। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन 4 के अंदर एक और टर्म दी गई है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। पल्स प्रेशर को यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा दें। यानी कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो किसी क्लाइंट के अंदर ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, यहाँ पर 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब 120 में से 80 को आप घटाएंगे तो आपके पास आएगा 40 और यही नॉर्मल पल्स प्रेशर कहलाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है, तो आप बताएंगे 40 mm ऑफ Hg। और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी अपर बीपी में से लोअर बीपी यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर दिया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल इनमें से किस कंडीशन में किया जाता है। ऑप्शन ए क्लेफ्ट लिप, बी imperforate anus, C tracheoesophageal fistula, D congestive heart failure।
important for upcoming NORCET 2023 exam. Rule of 10. The right answer is option A, cleft lip. रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल क्लेफ्ट लिप रिपेयर के लिए बच्चे के फिजिकली फिटनेस के असेसमेंट हेतु किया जाता है। जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसमें क्लेफ्ट लिप कंडीशन है, यानी उसका जो होठ है, लिप है, वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ, उसमें कट लगा है, कहीं से वो फटा हुआ है, तो इसके रिपेयर के लिए जो सर्जरी की जाती है, बच्चा उस सर्जरी के लिए प्रिपेयर है या नहीं, इस चीज के इस्तेमाल असेसमेंट के लिए रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल हम करते हैं। रूल ऑफ 10 से जुड़े कुछ पॉइंट्स आइए नोट डाउन कर लेते हैं, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ 10 हेडिंग लिख लीजिएगा, रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 को मिलार्ड क्राइटेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम मिलार्ड क्राइटेरिया के नाम से भी जानते हैं। अब इस रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल करते क्यों हैं? अगर इसका पर्पस के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो पर्पस होता है इसका क्लेफ्ट लिप। बच्चा क्लेफ्ट लिप सर्जरी के लिए प्रिपेयर है या नहीं, इस चीज के असेसमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस रूल ऑफ 10 के अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं जो कि हमें देखने होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया बच्चे की एज का होता है। बच्चे की एज 10 वीक होनी चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है बच्चे की एज का, वो 10 वीक होनी चाहिए। और उसके बाद बच्चे का वेट जो कि 10 पाउंड होना चाहिए। पाउंड को आप एलबीएस में लिखते हैं, आप सभी जानते होंगे इस चीज को। उसके बाद बच्चे के अंदर वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी कम से कम 10,000 होनी चाहिए और बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 10 ग्राम होना चाहिए। अगर बच्चा ये चारों क्राइटेरिया रखता है तो उस कंडीशन में हम इस बच्चे में क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन कर सकते हैं, क्लेफ्ट लिप रिपेयर कर सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरियाज हो गए, एक बार फिर से देखिएगा। रूल ऑफ 10 जिसे आप मिलार्ड्स क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल क्लेफ्ट लिप रिपेयर के लिए किया जाता है। इस क्राइटेरिया के फुलफिलमेंट को करने वाले बच्चे में हम क्लेफ्ट लिप रिपेयर सर्जरी कर सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं इसके अंदर? बच्चे की एज 10 वीक होनी चाहिए। 10 वीक का मतलब हो गया लगभग 2.5 महीने। बच्चे का वजन 10 पाउंड होना चाहिए। 10 पाउंड का मतलब हो गया लगभग 5 kg के आसपास। और बच्चे में 10,000 डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए और हीमोग्लोबिन का लेवल कम से कम 10 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया ए is due to deficiency of। हीमोफीलिया ए इनमें से किस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण होता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी के कारण, 9 की कमी के कारण, 10 की कमी के कारण या 11 की कमी के कारण? The right answer is option A। हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी के कारण होने वाली डिजीज कंडीशन है। हीमोफीलिया को आप रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। हीमोफीलिया ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज बिकॉज सबसे पहले इसे शाही परिवार यानी रॉयल फैमिली के अंदर डिस्कवर किया गया था। इस हीमोफीलिया डिजीज के अंदर
पेशेंट की बॉडी में कोई ना कोई क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, जिसके कारण क्लॉट नहीं बन पाते, और क्लॉट अगर नहीं शरीर में बन पा रहे हैं तो पर्सन को यदि थोड़ी बहुत भी इंजरी हो जाए तो वहां से सीवियर ब्लड लॉस हो सकता है और इसके कारण क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है। इसलिए हम इसे बहुत ही डेंजरस कंडीशन के रूप में जानते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया 2 अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हीमोफीलिया ए की बात की जाए तो इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी देखने को मिलती है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। वहीं अगर हीमोफीलिया बी की बात की जाए तो यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की कमी देखने को मिलती है। अब यहाँ से और आपसे पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया ए को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं इसे क्लासिक हीमोफीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्लासिक हीमोफीलिया कंडीशन कहा जाता है। वहीं अगर हीमोफीलिया बी के बारे में पूछ लिया जाए इसका दूसरा नाम, तो आप बता सकते हैं इसे हम क्रिसमस डिजीज के रूप में जानते हैं। क्रिसमस डिजीज, क्रिसमस डिजीज ये है क्लासिक हीमोफीलिया और ये है क्रिसमस डिजीज। होपफुली अब आप इस चीज को नहीं भूलेंगे। हीमोफीलिया रॉयल डिजीज है क्योंकि ये शाही परिवार में सबसे पहले देखा गया था। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत भी इंजरी होने पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग के कारण पर्सन की डेथ तक हो सकती है। हीमोफीलिया ए और बी ये दोनों टाइप इंपॉर्टेंट हैं। हीमोफीलिया ए कंडीशन क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी से होता है। इसे क्लासिक हीमोफीलिया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हीमोफीलिया बी जो है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की कमी से होता है और इसे हम क्रिसमस डिजीज के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Marasmus and kwashiorkor are both diseases occurring in infants due to the deficiency of which nutrients? इन चारों ऑप्शंस में से किस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण इन्फेंट्स में मेरास्मस और क्वाशियोर्कर जैसे डिजीज होते हैं? ऑप्शन ए मिनरल्स की कमी के कारण, बी वाटर, सी विटामिन की कमी, डी प्रोटीन और कैलोरी की कमी। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम। राजस्थान CHO एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर बताए गए दोनों ही डिजीज कंडीशन मेरास्मस हो और क्वाशियोर्कर दोनों ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। अगर किसी बच्चे में प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाए तो उससे उसमें मेरास्मस और क्वाशियोर्कर जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। अगर बच्चे में मेरास्मस के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि बच्चे में एनर्जी की कमी हुई है, कैलोरी की कमी हुई है। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वाशियोर्कर का मेन कारण क्या है, तो आप बता सकते हैं कि क्वाशियोर्कर डिजीज प्रोटीन की कमी के कारण होता है। फिर से समझिएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप्स हैं जिसमें मेरास्मस और क्वाशियोर्कर को इंक्लूड करते हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर कैलोरी की कमी है यानी एनर्जी की कमी है तो उसे मेरास्मस होगा, और अगर उसने प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया है तो उसे क्वाशियोर्कर डिजीज हो जाएगा। मेरास्मस डिजीज से सफरिंग जो बच्चे होते हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, कमज़ोर दिखाई देते हैं, जबकि क्वाशियोर्कर डिजीज से सफरिंग बच्चे जिनमें प्रोटीन की कमी है, उनमें प्रोटीन की कमी के कारण पूरी बॉडी के अंदर एडिमा डेवलप हो जाता है,
तो उन बच्चों में एडिमा जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। इन बच्चों के जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, हाथ पांव तो पतले होते हैं, लेकिन जो ट्रंक वाला एरिया है, पेट वाला हिस्सा है, वो काफी ज्यादा ओबेस टाइप दिखाई देता है। इस तरह से आप मेरास्मस और क्वाशियोर्कर से सफरिंग बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an adult is admitted with venous thromboembolism. What treatment should the nurse expect during the acute stage? हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया है जिसे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कंडीशन है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कंडीशन है, और इस पेशेंट को नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से एक्यूट स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट देना सबसे सही होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, एप्लीकेशन ऑफ एन इलास्टिक स्टॉकिंग। आप इस पेशेंट को इलास्टिक स्टॉकिंग्स पहनाएंगे। इलास्टिक स्टॉकिंग्स का सिंपल मीनिंग है जैसे कि आप सॉक्स पहनते हैं, जुराब पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, इसी प्रकार से टाइट स्टॉकिंग्स आती हैं जिन्हें लगातार पहनकर रखना होता है। ऑप्शन 2, एम्बुलेशन 3 टाइम्स अ डे। आप इस पेशेंट को दिन में 3 बार चलाएंगे, फिराएंगे, एम्बुलेट करवाएंगे। ऑप्शन 3, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू द लेग। आप बिस्तर में पेशेंट को लेटाकर अपने हाथों से उसके पैरों की मूवमेंट कराएंगे, यानी पैसिव मूवमेंट करवाएंगे, पैसिव मोशन करवाएंगे। ऑप्शन 4, यूज ऑफ आइस पैक टू कंट्रोल पेन। पेशेंट को हो रहे दर्द को ठीक करने के लिए आइस पैक्स का इस्तेमाल करेंगे। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की एक्यूट स्टेज में चारों में से कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन सबसे सही रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कंडीशन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कंडीशन, वेन्स के अंदर थ्रोम्बस का बन जाना, वेन्स के अंदर थ्रोम्बस का बन जाना वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहलाता है। आपने 2 टर्म्स पढ़ी होंगी, एक होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस और एक होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये दोनों ही वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के टाइप्स हैं। अगर किसी क्लाइंट के पैरों के अंदर, पेल्विक एरिया में या थाइस की डीप वेन्स के अंदर क्लॉट बन जाता है तो ये कंडीशन डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहलाता है। अब ये क्लॉट इस जगह से निकलकर क्लाइंट के लंग्स के अंदर जाकर वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दे तो ये कंडीशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाती है। अब आप बताएं कि क्लाइंट के अंदर जब इस तरह की कोई कंडीशन डेवलप हो जाए तो आप सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट देना चाहेंगे? यहां पर सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 1। आप पेशेंट को इलास्टिक स्टॉकिंग्स पहनाएंगे जिससे कि क्लाइंट के एक्सट्रीमिटीज में एक लगातार दबाव बनता रहेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है इन एक्सट्रीमिटीज में प्रेशर के कारण वापस हार्ट की तरफ रिटर्न होता रहेगा, ब्लड रुकेगा नहीं, तो क्लॉट नहीं बनेंगे और ये कंडीशन आगे एक्सटेंड नहीं होगी। साथ ही साथ क्लाइंट की इन एक्सट्रीमिटीज के अंदर एडिमा भी डेवलप नहीं हो पाएगी अगर आप कंप्रेशन बैंडेज या स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इज। इनमें से कितना आईक्यू होने पर आप व्यक्ति को सीवियरली मेंटल रिटार्डेड घोषित कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग RML, PGI, NORCET, JIPMER like exams। 50 to 70,
35 to 50, 20 to 35, below 20. The right answer is option 3, 20 to 35. इतना आईक्यू लेवल होने पर हम किसी भी पर्सन को सीवियर मेंटली रिटार्डेड डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर इस टेबल के थ्रू हम कंप्लीट आईक्यू रेंज क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी पर्सन के अंदर नॉर्मल आईक्यू कितना होता है तो आप बताएंगे 100 के आसपास आईक्यू का होना हम नॉर्मल मानते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं एवरेज 100 आईक्यू होने पर हम इसे नॉर्मल मानते हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर, अगर किसी व्यक्ति के अंदर आईक्यू लेवल 50 से 70 के बीच है तो इस सिचुएशन में हम उसे माइल्ड मेंटल रिटार्डेड पर्सन कह सकते हैं, और इस प्रकार के पर्सन को हम एजुकेट कर सकते हैं, और इस प्रकार के पेशेंट्स को इंटरमिटेंट लेवल का सपोर्ट चाहिए होता है, यानी कि इन्हें कुछ चीज़ों में सपोर्ट देना होता है और कुछ में नहीं। कुछ काम ये खुद से कर सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते। इसके बाद अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 50 से 35 के बीच में है, 50 टू 35 के बीच में है, तो ऐसे पर्सन्स को हम मॉडरेटली मेंटल रिटार्डेड पर्सन कहेंगे। इस प्रकार के पर्सन्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जीवन जीने के लिए जो डेली लिविंग के काम हैं, जैसे खाना खाना, तैयार होना, ये सभी चीज़ें खुद से कर सकें। इन्हें सब लिमिटेड सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा अगर क्लाइंट का आईक्यू लेवल 35 से 20 के बीच में है तो आप इसे सीवियरली मेंटल रिटार्डेड कहते हैं, और इसी को इस क्वेश्चन के अंदर पूछा भी गया था। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये खुद से कोई भी काम नहीं कर सकते, यानी बेसिक वो फीडिंग तक भी खुद से नहीं कर सकते, उन्हें खाना भी खिलाना होता है और इन्हें पूरी तरह से हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद अगर किसी क्लाइंट का आईक्यू लेवल बिल्कुल कम है, 20 से भी कम है, तो इन्हें आप प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड पर्सन कहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को कस्टडी के अंदर रखा जाता है। ना जाने कब ये खुद को नुकसान पहुंचा दें या सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दें, इस तरह से इन्हें कस्टडी में रखा जाता है, और ये परमिसिव होते हैं, यानी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल हमें रखना होता है, टोटली डिपेंडेंट होते हैं। तो हमने कुल 4 तरह के आईक्यू लेवल्स को क्लासिफाई किया है: माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। यहाँ से एजुकेबल कौन होता है, ट्रेनेबल कौन होता है, डिपेंडेंट कौन होता है, कस्टोडी में किसे रखा जाता है, ये सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आप चाहें तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल under the Environment Protection Act 1986 was launched in 1986 में बनाए गए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल बनाया गया था। इस BMW एक्ट को किस वर्ष बनाया गया ये आपको बताना है। 90 में, 86 में, 95 में, 98 में। BMW is a important thing. Biomedical waste management is a important topic. यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। The right answer is option D, 1998। यहाँ पर 3 चीजें याद रखने वाली हैं। पहली चीज, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल जो था ये किस
एक्ट के अंतर्गत बनाया गया? तो आप बताएंगे ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया। ये बीएमडब्ल्यू एक्ट जो था कब आया? तो 1998 में आया। उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? तो 1986 के अंदर आया। ये तीन चीजें यहां से इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following electrolyte imbalance is associated with digoxin toxicity? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी करवा सकता है? ऑप्शन ए हाइपोकैलीमिया, ऑप्शन बी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन सी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया। डिगॉक्सिन इज अ इम्पॉर्टेंट ड्रग। नॉर्सेट एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हाइपोकैलीमिया। यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसे हम डिस्कस करते हैं। नई स्लाइड में नोट डाउन करिएगा। अगर किसी क्लाइंट के अंदर हाइपोकैलीमिया है, मान लीजिए किसी क्लाइंट के अंदर हाइपोकैलीमिया कंडीशन है, यानी कि इस पर्सन के अंदर पोटेशियम की कमी है। पोटेशियम की कमी है और आपने इसे डिगॉक्सिन ड्रग दे दी, तो क्या होगा? इस पर्सन के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी। अगर कोई व्यक्ति डिगॉक्सिन ड्रग ले रहा है और अचानक उसमें पोटेशियम का लेवल कम हो जाए, तो इसके कारण उसमें इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। वहीं अगर किसी पर्सन के अंदर डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है, तो उसे हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। यहां नोट करिएगा, डिगॉक्सिन toxicity can cause hyperkalemia, यानी कि पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। है इंटरेस्टिंग सी चीज। इस तरह के क्वेश्चन आपको नॉर्सेट लेवल के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट को आप डिगॉक्सिन दे रहे हैं और उसमें यदि पोटेशियम की कमी हो जाए, तो उसे डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के बाद अचानक से क्लाइंट के अंदर हाइपरकैलीमिया हो जाएगा, यानी पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। यहां से और पॉइंट्स नोट कर सकते हैं आप। डिगॉक्सिन जो ड्रग है, डिगॉक्सिन जो ड्रग है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। किस कंडीशन के लिए, क्या बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डिगॉक्सिन ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन के अंदर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने पर डिगॉक्सिन मेडिसिन ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। डिगॉक्सिन ड्रग जब भी आप पेशेंट को देते हैं, तो ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाती है। कॉन्ट्रैक्शंस को ये ड्रग पावरफुल बनाती है, वहीं हार्ट रेट को स्लो कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि क्लाइंट में यदि हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट है, तो आप कभी भी क्लाइंट को डिगॉक्सिन ड्रग नहीं देंगे, और ड्रग चल रही हो तो तुरंत इसे रोक देंगे। फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट को आप डिगॉक्सिन ड्रग देते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए, तो इस कंडीशन में वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाती है, लेकिन हार्ट के रेट को कम कर देती है। यानी एक मिनट में हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट होगा ये तो कम कर देगी, लेकिन पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगी। इसलिए अगर क्लाइंट में हार्ट रेट पहले से ही 60 है यानी कम है, तो आप इस ड्रग को कभी भी ना दें। अदरवाइज क्लाइंट में ब्रेडिकार्डिया कंडीशन हो सकती है, बहुत ज्यादा स्लो हार्ट रेट हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड आई डिजीज इज ऑल्सो नोन एज। थायराइड आई डिजीज को आप और किस नाम से भी जानते हैं? ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी, हैशिमोटो डिजीज, गॉइटर, थायराइड नोड्यूल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी। ग्रेव डिजीज वह कंडीशन है जिसमें थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, सिक्रीट होता है। थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है, और इस हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन के होने पर क्लाइंट की जो आई बॉल्स हैं वो आई ऑर्बिट से बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाती हैं, यानी ऐसा लगता है कि क्लाइंट की आंखें अब बाहर निकल आएंगी, आई बॉल्स बाहर निकल आएंगी। तो ये कंडीशन एक्सोप्थेल्मोस या ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट के अंदर थायराइड ग्रेव डिजीज होता है, तो ग्रेव डिजीज के होने पर थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म के होने पर क्लाइंट की आईज बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देंगी। इस कंडीशन को आप एक्सोप्थेल्मस या ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी के नाम से जानते हैं। सिंपली कहें तो ये थायराइड हार्मोन हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन के होने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू वायरस इज अ। डेंगू वायरस किस प्रकार का वायरस है? अरबो वायरस, पोलियो वायरस, एडीज वायरस, चिकनगुनिया वायरस। The right answer is option A, अर्बोवायरस। डेंगू वायरस अर्बोवायरस है और ये एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ ओरल एयरवेज। किसी भी व्यक्ति में ओरल एयरवे को ओपन रखने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है? गूडियल एयरवे, nasopharyngeal airway, endotracheal intubation, all of these. Basic but important question. Yes, exactly, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। गूडियल एयरवे का इस्तेमाल करके हम ओरल एयरवे को ओपन रख सकते हैं, पेटेंट रख सकते हैं। गूडियल एयरवे किस प्रकार से दिखाई देता है, इसे जान लेते हैं। ये इसका रफ डायग्राम है। ये देखने में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे क्लाइंट के माउथ के अंदर प्लेस किया जाता है, और इससे कंटिन्यूअसली क्लाइंट का जो एयरवे है वो ओपन रहता है, पेटेंट बना रहता है। अलग अलग साइज के अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से गूडियल एयरवेज आते हैं। नॉर्सेट एक बार एग्जाम्स में कई बार इनका इमेज देखकर इनके नाम और साइज के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।